नमस्कार साथियों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का है उसका एक वीडियो का श्रृंखला बना रहे हैं जो कि 2020-21 और 2021-22 आगे की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। एक वीडियो इसका बना दिए थे जिसका नाम था पहला चैप्टर, जो अर्थशास्त्र का परिचय व केंद्रीय समस्याएं नाम का चैप्टर था, उसका वीडियो बना लिए थे। ये दूसरा वीडियो है जिसमें मांग तथा मांग का नियम जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, इसके जो करीब 20-21 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके मांग तथा मांग का नियम वाला जो चैप्टर है इससे संबंधित 2-3 और वीडियो आएंगे, तब जाकर के ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक चैप्टर है मांग की लोच, उसके वीडियो बनाएंगे। फिर एक चैप्टर है उत्पादक का संतुलन। फिर एक चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं कीमत निर्धारण। एक चैप्टर फिर आ जाएगा भाग 2 प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें करीब 6 चैप्टर 2020-21 के पाठ्यक्रम में आ रहा है, जिसमें से एक है राष्ट्रीय आय संकल्पना एवं गणना विधि, एक मुद्रा, इसके अलावा बैंकिंग, एक चैप्टर है रोजगार एवं आय के सिद्धांत, फिर एक चैप्टर है सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था, फिर एक चैप्टर है अंतिम चैप्टर भुगतान संतुलन। तो इन सब के बारे में बारी बारी एक विस्तार से वीडियो डालेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर बच गए हैं उसका जब 2021-22 का जब सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें बचे हुए सारे पार्ट का वीडियो बना देंगे। इसके लिए इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जो कि अर्थशास्त्र कक्षा 12 नाम से है। उसमें अर्थशास्त्र के जितने भी वीडियो होंगे एक साथ वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र का भी एक प्लेलिस्ट बनाए थे और हिंदी का भी एक प्लेलिस्ट बनाए थे कक्षा 12 का। इस प्रकार से जो अन्य विषय होंगे उन सब की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके उसके बारे में विस्तार से उसमें जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। ये जो तीसरा चैप्टर है मांग तथा मांग का नियम, इसमें करीब करीब 21 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, 21 प्रश्न हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, इस तरीके से कि अगर उससे बहुविकल्पीय या अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो पहला प्रश्न है इसमें मांग के आवश्यक तत्व हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें मांग क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मांग के लिए आवश्यक तत्व। मांग जैसे आप समझते हैं इंग्लिश में इसको डिमांड बोलते हैं। मांग मतलब किसी वस्तु की मांग करना, यानी कि किसी वस्तु की इच्छा करना। यानी जब किसी भी वस्तु की हम इच्छा करते हैं उसकी हम कीमत देने के लिए राजी हो जाते हैं, उसका एक कीमत हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका मूल्य अदायगी करते हैं, उस चीज़ में हमारी रुचि होती है या उसको हम खरीदने के लिए पूरी तरीके से तत्पर होते हैं। जो हमारे पास संसाधन है, जो पैसे हैं, हम उसको खर्च करके उस वस्तु को खरीद सकते हैं और हमारी इच्छा भी उसको खरीदने के लिए और हम खर्च करने के लिए तत्पर भी हैं। तो जब ये सारे कंडीशन किसी वस्तु के लिए या किसी सेवा के लिए आते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर किसी वस्तु की मांग की जा रही है, यानी किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों एवं अपनी रुचियों और अनधिमानों को ध्यान में रखते हुए खरीदने को तत्पर हो एवं खरीदने की क्षमता रखता हो, वस्तु की मांग कहलाती है। अर्थशास्त्र में मांग से तात्पर्य है कि किसी वस्तु या सेवा की उस संभव मात्रा से जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। अगर हम इसको विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के अनुसार देखें तो एक प्रोफेसर पेंसन ने परिभाषा दी है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें खर्च करने की तत्परता हमारे अंदर हो, उसे मांग कहते हैं। यानी कि अगर हम इस परिभाषा के अनुसार अगर हम मांग के आवश्यक तत्व निकालेंगे तो इसमें से 3 मुख्य तत्व निकल कर आएंगे। 3 इम्पॉर्टेंट या कहें कि 3 नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ डिमांड निकल करके आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर किसी वस्तु या किसी सेवा की मांग की जा रही है। तो उसमें से सबसे पहला है इच्छा, यानी कि किसी वस्तु की मांग तभी माना जाएगा कि हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं या उस वस्तु की मांग हमारे द्वारा की जा रही है जब उस वस्तु को पाने की हमारे अंदर इच्छा हो, ललक हो।
तो पहला ये होता है। और दूसरा आवश्यक तत्व पर्याप्त साधन भी होता है, यानी कि अगर हमें किसी वस्तु या किसी सेवा को पाने की इच्छा तो है, लेकिन उसकी अदायगी करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसके बदले यानी विनिमय करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, हमारे पास मुद्रा नहीं है, या हमारे पास कोई वस्तु या सेवा नहीं है जिसको हम उसको दे करके उस वस्तु या सेवा को हम प्राप्त कर लें। यानी दुकान पर हम गए या किसी मॉल में गए, वहाँ पर कोई बहुत अच्छा कपड़ा है, वो हमें लेने की इच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है कि हम उसको खर्च करके उस कपड़े को ले सकें, तो यहाँ पर मांग नहीं माना जाएगा। यानी मांग का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि किसी वस्तु की इच्छा मात्र कर लिया जाए, बल्कि मांग तब माना जाएगा जब इच्छा तो हो, लेकिन साथ साथ में हमारे पास पर्याप्त साधन भी हो। और तीसरा आवश्यकता तो यह है कि साधनों को इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी हो, यानी कि हम पैसे खर्च करने चाह भी रहे हों, यानी कि हमारी इच्छा तभी जा कर के मूर्त रूप में दिखाई देगी जब हमारे पास पर्याप्त साधन की उपलब्धता को हम खर्च करने के लिए तत्पर भी हों। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मांग वहाँ पे की जा रही है। अगर हम मांग का छोटा सा डेफिनेशन बनाना चाहें एक फॉर्मूले के रूप में, तो मांग बराबर इच्छा प्लस पर्याप्त साधन प्लस साधन व्यय करने की तत्परता। तो इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, यानी कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो ए ऑप्शन किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, ये बात सही है। दूसरा इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना, यानी कि पैसे होना, धन होना, दूसरा भी सही है। तीसरा साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होना। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि मांग के प्रकार हैं, कीमत मांग, व्यक्तिगत मांग, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मांग, ये सभी। तो ये सभी मांग के प्रकार हैं। तो मांग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मांग मुख्य रूप से हमारी पाठ्यपुस्तक के अनुसार 10 प्रकार की मांग होते हैं। व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, कीमत या मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष मांग, प्रत्यक्ष मांग, 9वां सामूहिक मांग, 10वां वैकल्पिक मांग। इन 10 के बारे में छोटी छोटी परिभाषा भी देख लें, ताकि यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मांग क्या होता है और मांग के प्रकारों की व्याख्या करें, या कभी कभी ऐसे पूछ लें कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के बीच में क्या अंतर है, या पूछ लें कि व्युत्पन्न मांग या कहें कि अप्रत्यक्ष मांग और प्रत्यक्ष मांग के बीच में क्या डिफरेंस है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लें तो छोटी छोटी परिभाषा ध्यान में रख लेते हैं, बाद में इसका विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। व्यक्तिगत मांग मतलब जब किसी एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए मांग की जाती है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल डिमांड, जब किसी एक उपभोक्ता द्वारा, एक कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तु यानी कि किसी गुड या किसी सर्विस की मांग की जाती है, तो ऐसी मांगों को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टीवी का डिमांड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग है, यानी कि पर्सनल डिमांड है। दूसरा बाजार मांग। बाजार मांग मतलब जब किसी एक वस्तु या सेवा के लिए सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांग की जाती है, तो ऐसी मांग को बाजार मांग कहते हैं। जैसे दूध के लिए कोई भी व्यक्ति हो, सभी को दूध की आवश्यकता होती है, एक एसेंशियल गुड्स है दूध, जिसकी डिमांड सभी लोग करते हैं, तो ये एक प्रकार का बाजार मांग है। बाजार मांग मतलब सभी व्यक्तिगत मांगों का योग होता है। व्यक्तिगत मांग मतलब कि एक टीवी कोई एक व्यक्ति मांग रहा है, तो ये व्यक्तिगत मांग है, लेकिन बाजार में कई सारे लोग टीवी का डिमांड कर रहे हैं, तो वो बाजार मांग हो जाएगा। तीसरा कीमत या मूल्य मांग। इसका मतलब कि कीमत मांग का तात्पर्य वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समयावधि में मांगी जाती हैं, लेकिन जरूरी है कि अन्य बातें स्थिर रहें, अर्थात उपभोक्ताओं की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन ना हो। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कीमत मांग वह होता है जिसमें वस्तु की विभिन्न मात्राओं से जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समयावधि में मांगी जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये, तो उस समय वो 100 रुपये का उसको खरीद ले रहा है। मान लीजिए उसी वस्तु की कीमत किसी दूसरे स्थान पर 50 रुपये है, कहीं और 80 रुपये हैं, तो विभिन्न जो मूल्य किसी एक वस्तु के मिल रहे हैं, तो उसको अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लेने की जो उसकी तत्परता है, उसको हम कह सकते हैं कीमत मांग। यानी कि किसी वस्तु की जो मूल्य है, उसी मूल्य पर विभिन्न मात्राओं में कोई वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की तत्परता अगर कोई जता रहा है, तो उसको हम कीमत या मूल्य मांग कह सकते हैं।
चौथा है आय मांग। आय मांग का तात्पर्य किसी वस्तु अथवा सेवा की उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर क्रय की जाती हैं, तो ये आय मांग है। अगला है आड़ी या तिरछी मांग, यानी किसी वस्तु है, कोई वस्तु है कि आड़ी मांग उस वस्तु की मात्रा को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता उस वस्तु से संबंधित अन्य वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार है, जबकि उस वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आप मार्केट में गए या कोई भी मार्केट में गया, दो वस्तु उसको दिखाई दे रही है एक्स और वाई। आपने दुकानदार से कहा कि एक्स की कीमत जितनी है, मान लीजिए 100 रुपये है, हम 100 रुपये अदायगी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वाई की कीमत जो आपने 100 रुपये लगा रखी है, यदि वाई की कीमत आप 80 रुपये कर दें तो हम एक्स की कीमत जो आपने 100 रुपये लगा रखी है उस कीमत पे हम लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक ऐसी मांग जिसमें किसी वस्तु के मूल्य को हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब हम देंगे जब दूसरी वस्तु की मूल्य में थोड़ी सी कमी कर दी जाए। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में जाते हैं तो कोई 2-3 वस्तु खरीदते हैं, तो किसी एक में हम बट्टा, यानी हम कहें कि उसको थोड़ा सा छूट करवाने का प्रयास करते हैं और उस वस्तु को हम ले लेते हैं, तो उसे कह सकते हैं कि आड़ी या तिरछी मांग। यानी कि उस वस्तु की तो हमें मांग है, बिल्कुल डिमांड है, तत्परता है, इच्छा है, पैसा खर्च करने के हमारे पास साधन भी हैं, लेकिन दूसरे वस्तु में अगर थोड़ी सी मूल्य की कमी कर दी जाए तो हम इसको खरीद लेंगे, तो यही कह सकते हैं आड़ी या तिरछी मांग। अगला संयुक्त मांग, ऐसी मांग जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग किसी विशेष आवश्यकता हेतु एक साथ की जाती है, संयुक्त मांग कहलाती है। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी, दूध आदि की मांग। संयुक्त मांग मतलब जैसे कि शब्द से महसूस हो रहा है कि एक साथ किसी वस्तु की मांग करना, यानी कि जैसे हमें एग्जाम्पल में कॉफ़ी बनानी है तो कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी वाला पाउडर चाहिए होगा, दूध चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा, तो इन सभी वस्तुओं की डिमांड हमें एक ही समय में होगी, तो इसे कहते हैं संयुक्त मांग। इसके बाद व्युत्पन्न मांग, जिसको अप्रत्यक्ष मांग भी कहते हैं। अगले एक प्रश्न में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्युत्पन्न मांग को और किस नाम से जाना जाता है, तो व्युत्पन्न मांग को अप्रत्यक्ष मांग भी कहते हैं। इसका मतलब जब किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष न होकर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति हेतु अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, तो ऐसी मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे व्यक्ति को एक मकान की आवश्यकता है, तो मकान बनाने के लिए उससे जिस सामग्री की आवश्यकता होती है तो वह व्युत्पन्न मांग होती है, यानी अप्रत्यक्ष मांग। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि किसी को एक फर्नीचर चाहिए, एक टेबल चाहिए, तो टेबल उसकी प्रत्यक्ष मांग हो गई, लेकिन इसके पीछे अप्रत्यक्ष मांगें कई सारे अपने आप ही जुड़ी आएंगी, क्योंकि एक टेबल बनवाने के लिए लकड़ी चाहिए होगा, लोहे चाहिए होंगे, हिंजेस चाहिए होंगे, पाए चाहिए होंगे, और तरह तरह के हार्डवेयर चाहिए होंगे, लैमिनेट चाहिए होगा, बोर्ड चाहिए होगा, तब जाकर के एक टेबल बन सकेगा। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बहुत सारी वस्तुओं की मांग की जा रही है, इसी को हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष मांग या व्युत्पन्न मांग। अगला प्रत्यक्ष मांग, जब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर द्वारा किसी ऐसी वस्तु की मांग की जाती है जो उसकी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण करती हो, तो ऐसी मांग प्रत्यक्ष मांग कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन हमें मान लीजिए चाहिए, तो मार्केट में गए, मोबाइल ख़रीदे, उसके पीछे कोई व्युत्पन्न मांग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जितनी भी एसेसरीज़ होंगी, बनाने वाले जो होंगे वो अलग अलग जगहों से बन करके आए हैं, असेंबल होकर के आया है। दुकान पर आप जाएंगे मार्केट में, सीधा सीधा मोबाइल ख़रीद लेंगे, सीधा सीधा कपड़े खरीद लेंगे, कुछ भी खरीदना होगा खरीद लेंगे, तो ये प्रत्यक्ष मांग हो गई। अगला है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग मतलब जब किसी वस्तु की मांग अनेक प्रयोगों हेतु की जाती है, तो ऐसी मांग सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी की मांग, मान लें लकड़ी की मांग हम कर रहे हैं, तो इस लकड़ी से हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, या घर के इंटीरियर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामूहिक मांग हो गई, यानी किसी एक वस्तु की मांग द्वारा हम कई सारे डिमांड अपने पूरी कर ले रहे हैं, तो ये सामूहिक मांग हो गई। अगला है वैकल्पिक मांग। वैकल्पिक मांग ऐसी मांग जिसकी पूर्ति हेतु उपभोक्ता के पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं, वैकल्पिक मांग कहलाते हैं। जैसे मनोरंजन के लिए कोई मांग कर रहा है, तो किसी को मान लीजिए मनोरंजन चाहिए, तो वो या तो टेलीविज़न की मांग कर लेगा, मान लीजिए टेलीविज़न उस समय नहीं उपलब्ध है, तो वो
किसी कार्यक्रम में जा कर के अपना आनंद उठा लिया। ऐसे मान लीजिए कि किसी को चाय पीने की इच्छा है लेकिन उसके पास चाय नहीं है, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी बना करके पी लिया, तो ये वैकल्पिक मांग हो गई। तो इस प्रकार से मांग के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये 10 प्रकार की मांग थे, तो इसमें ये सभी आंसर सही हो जाएगा। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? ये व्युत्पन्न मांग मतलब अप्रत्यक्ष मांग, इसके बारे में अभी बताए थे। अप्रत्यक्ष मांग मतलब कि जब किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष न होकर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति हेतु अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए घर तो सीधा सीधा बन नहीं जाएगा कि मार्केट से गए घर खरीद लिए, उसके लिए ईंटा, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया ये सब चाहिए होगा, तो ये हमारे व्युत्पन्न मांग यानी अप्रत्यक्ष मांग हो जाते हैं। अगला, सामान्यतः मांग और आय में संबंध होता है। तो जो मांग है और आय में धनात्मक संबंध होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मांग के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यानी कि हमारे पास कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम मांग करते हैं, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। जब वस्तु का मूल्य जो है वो कम होता है तो हम मांग अधिक करते हैं, वस्तु का मूल्य अगर ज़्यादा होता है तो हम मांग कम कर देते हैं। उपभोक्ता की अगर रुचि, पसंद या फैशन से कोई वस्तु अगर मैच कर रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर रुचि के हिसाब से नहीं मैच कर रही है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, तो उस वस्तु की मांग घट जाएगी। और किसी वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होता है तब भी वस्तु की जो मांग है उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। अगर उपभोक्ता में जो आय है यानी कि इनकम जो है वो जब बढ़ता जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। जब आय कम होता है, उसका इनकम कम होता है, तो जो उसका डिमांड है वो भी कम होता जाता है। जलवायु और मौसम में जब परिवर्तन होता है तो उस समय भी मांग के ऊपर असर पड़ता है। देश में जब मुद्रा की मात्रा में जब अधिकता हो जाती है तब मांग बढ़ जाती है, जब मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तो मांग घट जाती है। ऐसे ही जब किसी स्थान विशेष में जनसंख्या की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर मांग बढ़ जाती है, कहीं जनसंख्या की कमी हो जाती है तो वहाँ से मांग घट जाती है। ऐसे मान लीजिए किसी को पता चला कि कोई कार है, वो 1 महीने के बाद, कोई कार मान लीजिए इस समय 5 लाख की है, पता चला कि 1 महीने के बाद इसी कार के मूल्य 7 लाख रुपए हो जाएगा, तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, फटाफट सब लोग उसको खरीद लेंगे 5 लाख में। ऐसे ही अगर किसी वस्तु या किसी सेवा का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है तो उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसकी वजह से भी किसी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे अनेक फैक्टर काम करते हैं। तो सामान्यतः मांग और आय में संबंध होता है धनात्मक, यानी जब आय बढ़ता जाता है तो मांग बढ़ती जाती है, यानी धनात्मक संबंध होता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। किस चीज़ पर नहीं पड़ता? आवश्यकता की वस्तुओं पर, साधारण वस्तुओं पर, निम्न वस्तुओं पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आवश्यकता की वस्तुओं पर, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आवश्यक वस्तुएं तो होती हैं, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, उसमें डिमांड हमेशा बरकरार रहती है, चाहे किसी का आय बढ़ जाए, चाहे किसी का, जैसे आटा है, चीनी है, दाल है, नमक है, तो कोई करोड़पति होगा फिर भी उसका डिमांड आटा, दाल, चावल इन सब का होगा ही। कोई बहुत गरीब होगा वो भी आटा, दाल, नून खाएगा ही। तो ये जो आय में परिवर्तन का प्रभाव जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर नहीं पड़ता है, वो हमेशा ही बरकरार रहती हैं। एसेंशियल गुड्स हमेशा ही डिमांड में बनी रहती हैं। बहुत सारी, अगर हम इसमें देखें तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। अगर अर्थशास्त्रीय नज़रिए से देखें तो वस्तुओं के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे गिफिन वस्तुएं होती हैं, हम कह सकते हैं एसेंशियल गुड्स होती हैं, या कम कह सकते हैं कि कम उपयोगिता वाली वस्तुएं होती हैं, या सस्ती वस्तुएं होती हैं, महंगी वस्तुएं होती हैं, दुर्लभ वस्तुएं होती हैं। ऐसे कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती हैं, फैशन मूलक वस्तुएं होती हैं। तो अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं अगर हम अर्थशास्त्रीय नज़रिए से देखेंगे तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि मांग के नियम में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा किया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से मांग में कमी या मांग में वृद्धि हो जाती है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो मांग के नियम पर लागू नहीं होते हैं। मांग के नियम का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, और जब किसी वस्तु का कीमत जो है बढ़ा दिया जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसी को मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम के बहुत सारे अपवाद हैं, यानी कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी गई तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, या किसी वस्तु की कीमत घटा दी गई तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये जो मांग का नियम है, मांग का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड है, वो हमेशा नहीं काम करता है। इसके बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे कि कोई गिफिन वस्तुएं हैं, यहाँ पे लिखा हो गिफिन वस्तुएं। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, या गिफिन वस्तु का सिद्धांत किसने दिया। तो गिफिन वस्तु का सिद्धांत सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। गिफिन वस्तु मतलब घटिया किस्म या निम्न किस्म की वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध यानी डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऐसी वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। यानी गिफिन वस्तुएं या घटिया किस्म या निम्न किस्म की वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, ऐसी वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोटा अनाज, बाजरा, मिट्टी का तेल। इन वस्तुओं का क्रय सामान्यतः अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर के लोगों द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं का नाम गिफिन इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम सर रॉबर्ट गिफिन ने ऐसी वस्तुओं की व्याख्या की और बताया कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अभी 5,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगले महीने मान लीजिए उसका 50,000 रुपये कमाने लगा, तो जो मोटा अनाज है, जो मिट्टी का तेल है, वो इन सब चीज़ में नहीं खर्चा करेगा, उसका जो खर्चा का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें ये मांग का नियम नहीं काम कर रहा है कि किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आय, इनकम में बढ़ोतरी हो गई तो वो मिट्टी का तेल ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगेगा। तो यहाँ पे मांग का नियम नहीं काम करता है, यहाँ पे गिफिन का नियम काम करता है कि गिफिन वस्तुएं जो होती हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं जो होती हैं या कम आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, वो निम्न आय स्तर वाले लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, वो गांव में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का इनकम जो है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो निम्न प्रकार की वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं या गिफिन प्रकार की वस्तुएं या गिफिन गुड्स का इस्तेमाल कम कर देता है, तो उसी को गिफिन वस्तु कहते हैं, जो कि मांग के नियम का एक एक्सेप्शंस है। इसको सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था इस सिद्धांत को, क्योंकि गिफिन वस्तुओं की कीमत घटने पर उनकी मांग की मात्रा भी घट जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि गिफिन वस्तुओं की कीमत घटने पर इनके उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वह अधिक मात्रा में गिफिन वस्तु का क्रय करने के अतिरिक्त उच्च किस्म की वस्तु का क्रय करने लगते हैं, और इस प्रकार गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाती है। तथा ठीक इसके विपरीत कीमत बढ़ने पर क्रय शक्ति कम हो जाती है और इसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि जब कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए कि मिट्टी का तेल है वो अभी 20 रुपये लीटर था, मान लीजिए कि 200 रुपये लीटर हो गया, तो वो एक लेवल पर आ गया, हमारी जो क्रय शक्ति है उसके सापेक्ष उसका मूल्य हो गया, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे इनकम के हिसाब से कोई वस्तु का मूल्य के हिसाब से हमें कोई वस्तु मिल पा रही है। और जब हमारा इनकम बहुत ज़्यादा था तो हमारी क्रय शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम निम्न प्रकार की वस्तुएं, गिफिन प्रकार की वस्तुओं को नहीं खरीदना पसंद कर रहे थे। अगर हम उदाहरण में देखें तो भारत में निम्न किस्म की वस्तु जैसे मोटे अनाज की कीमत घटने पर उच्च किस्म की वस्तु जैसे चावल और गेहूं की मांग बढ़ जाती है। यानी मोटे अनाज की कीमत जब घटती है तो चावल और गेहूं की मांग बढ़ जाती है, जबकि मोटे अनाज की मांग कम हो जाती है। अतः इसे ही गिफिन का विरोधाभास कहते हैं, गिफिन का नियम इसको कह सकते हैं। कुछ प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती हैं जिसमें भी मांग का सिद्धांत काम नहीं करता है। मांग का सिद्धांत, जिसके बारे में पहले ही बताया कि अन्य बातों के समान रहने पर, यानी कि किसी व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही कमी हो रही है, ना ही मौसम में, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब दशाएं जो हैं यथावत बनी हुई हैं। तो यथावत परिस्थितियों में किसी वस्तु की कीमत
तथा उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाला नियम ही मांग का नियम कहलाता है। सिंपल सिंपल समझे तो किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा उसकी कीमत के विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। अर्थात कीमत बढ़ने पर, सिंपल सा एकदम सिंपल परिभाषा है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा और इसके विपरीत कीमत घटने पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है। यानी किसी वस्तु की मात्रा अधिक मांगी जाती है जब उसकी कीमत कम हो जाती है, और किसी वस्तु की मात्रा कम मांगी जाती है जब उसकी कीमत अधिक हो जाती है। तो ये मांग का नियम है। तो मांग के नियम का एक एक्सेप्शंस ये भी है कि प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं में मांग का नियम नहीं काम करता है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। प्रत्येक मनुष्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कीमती वस्तुओं की मांग करता है, जैसे हीरा, महंगी कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, घर, मकान। ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के साथ उनकी मांग कम होने की जगह बढ़ने लगती है। अतः इसका मांग वक्र भी बाएं से दाएं की ओर बढ़ने लगता है, या कहें कि उठने लगता है। जो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं होती हैं उसकी मांग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके पास इतनी क्षमता होती है, इतने संसाधन होते हैं कि वो उन वस्तुओं का खरीद सकते हैं, और वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी उन वस्तुओं की डिमांड करते रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर मांग का नियम नहीं काम करता है। यानी कि जैसे हीरा है, सोना है, कारें हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट्स हैं, उनकी कीमत 20 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी डिमांड यथावत बनी रहेगी, क्योंकि वो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं हैं। यानी कि जो मांग का नियम है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करता है। यहाँ पर कीमत बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो ये मांग के नियम का अपवाद है। ऐसे ही एक अपवाद है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता को कुछ वस्तुओं के लिए ऐसी संभावना होती है कि भविष्य में उसकी कीमत में वृद्धि अवश्य होगी, तो उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग अधिक करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है, अभी मार्केट में जाएंगे, मान लीजिए कि 28 रुपये की चीनी है, फिर अगले दिन 30 रुपये की हो गई, तो जा कर के हम 30 रुपये का भी चीनी खरीद लिए। लेकिन जब हमें पता चला कि अभी 2 दिन बाद जो है चीनी 35 रुपये किलो हो जाएगी, तो पहले जो 28 रुपये की चीनी थी उसको हमने 30 रुपये खरीदा, कीमत बढ़ गई। लेकिन जब हमें पता चला कि भविष्य में 35 रुपये किलो चीनी हो जाएगी, तो हम उसकी कीमत और ज़्यादा, उसकी जो मात्रा है और ज़्यादा कर दी। हम 1 किलो की जगह पर 5 किलो खरीद लिए कि अभी 5 किलो हम खरीद करके अपने स्टॉक में रख लें, कहीं 35 रुपये किलो ना हो जाए और हमारी जो आय है, हमारी जो क्रय शक्ति है, वो कहीं इसके मूल्य को संतुष्ट ना कर पाए, यानी कि हमारी क्रय शक्ति कहीं घट ना जाए। तो जो हमारे पास इस समय पैसे हैं उसको 28 रुपये बजाय 30 रुपये का भले ही मिल रहा है, लेकिन इसको खरीद लिया जाए। यानी कि कीमत बढ़ने पर भी हमारी डिमांड जो है बढ़ रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि, या किसी उपभोक्ता को ये पता है कि आने वाले भविष्य में इसकी जो कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस समय हम क्रय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी मांग का नियम काम नहीं करता है। ऐसे जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, अनिवार्य वस्तुओं की मात्रा को कीमत से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनकी मांग कीमत कम होने पर भी उतनी ही होती है और कीमत अधिक होने पर भी उतनी ही होती है। जैसे नमक है, दाल है, आटा है, इन सभी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे उपभोक्ता की अज्ञानता भी होती है। कभी कभी उपभोक्ताओं को कुछ वस्तुओं की वास्तविक कीमत का ज्ञान नहीं होता है और वे कम कीमत वाली वस्तु को भी अधिक कीमत में, अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उपभोक्ता यह मानते हैं कि वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक अच्छी होगी। ऐसी स्थिति में लोग अधिक कीमत वाली वस्तुओं का अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। अतः ऐसी स्थितियों में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। ऐसे फैशन मूलक वस्तुएं होती हैं। जब कोई वस्तु फैशन से बाहर हो जाती है, यानी कि फैशन में नहीं रहती, तो उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी इसकी मांग नहीं करते हैं। इसके विपरीत जब कोई वस्तु फैशन में बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती है, तो उसकी कीमत में वृद्धि होने पर भी उपभोक्ता उसकी मांग अधिक मात्रा में करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी मांग का जो सिद्धांत है वो काम नहीं करता है। ऐसे सट्टा बाजार हैं। सामान्यतः यह पाया जाता है कि सट्टा बाजार में लोग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन वस्तुओं का क्रय अधिक करते हैं जिनकी कीमत बढ़ती जाती है, और जिन वस्तुओं की कीमत घटती रहती है उनको क्रय करने से बचते हैं, जैसे अंश बाजार एवं वस्तु बाजार।
एक वस्तुओं के दुर्लभ होने की जब संभावना रहती है तब भी वहाँ पर मांग का नियम काम नहीं करता है। जब किसी वस्तु की कमी हो रही होती है या भविष्य में कमी होने की संभावना होती है तो इस स्थिति में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि तो होती है, साथ ही उसकी मांग में भी वृद्धि होती जाती है, क्योंकि वो दुर्लभ प्रकार की वस्तु बन जाती है। तो ये कुछ बातें थी जहाँ पर मांग का सिद्धांत काम नहीं करता है, और वही प्रश्न इसमें पूछा गया था कि उपरोक्त की उपभोक्ता की आय में परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ता है तो आवश्यकता की वस्तुओं पर नहीं पड़ता है। ये जो छठा क्वेश्चन है 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे वस्तु की मांग कहते हैं। सातवां प्रश्न, सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये मांग वक्र है, जैसे उसमें बताया कि बाएं से दाएं गिरता हुआ, तो ये मांग वक्र है। इसको मांग रेखा भी बोलते हैं। जैसे मांग का सिद्धांत पता ही है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड अधिक हो जाती है। तो वही चीज़ में बताया गया। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, नीचे वाला ये एक्स अक्ष है, ऊपर वाला ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे ये 5 वस्तु हैं। जब 40 रुपए की कोई वस्तु है तो हम उसे 15 खरीद पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 40 रुपये, ये इधर रुपए है और इस तरफ वस्तु की इकाई है। कोई वस्तु जब 40 रुपए की थी तो हम उसे 15 इकाई खरीद सकते थे, लेकिन जब इसकी कीमत बढ़ गई 60 रुपये हो गई तो इसको हम 12 इकाई खरीदने में सक्षम है, यानी कि कम हो गई। ऐसे ही जब मूल्य और ज़्यादा बढ़ गया 90 रुपये हो गया तो इसको हम सिर्फ 8 इकाई खरीदने में सक्षम है। और उसी वस्तु का मूल्य जब 120 रुपये बढ़ गया तो हम उसको 5 ही इकाई खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये बिंदु बने, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी, इस प्रकार से यहाँ पे बिंदु हम बना सकते हैं। तो जो इस प्रकार के यहाँ पे कर्व बना है, इस कर्व को बोलते हैं व्यक्तिगत मांग कर्व या व्यक्तिगत मांग वक्र। तो ये बाएं से, यानी कि इस तरफ बाएं है, ये दायां है, तो बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुका हुआ है, टिल्टेड है। इसी को मांग वक्र या मांग रेखा बोलते हैं, जिसके बारे में इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता की यहाँ पूछा गया है कि सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। चित्र में भी आप देखे होंगे बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ या झुकता हुआ, ये इसका। अगला, मांग का नियम व्यक्त करता है। तो ऑप्शन इसमें पहला सही है, कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को। मांग का नियम व्यक्त करता है कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को, क्योंकि मांग के नियम में 2 मुख्य तत्व होते हैं। कीमत होता है, कीमत जब बढ़ती जाती है तो जो वस्तु है उसकी मात्रा घटती जाती है। जब कीमत किसी चीज़ की घटती जाती है तो वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि मांग का नियम 2 चीज़ उसमें मुख्य तत्व होते हैं, कीमत और मांगी गई मात्रा। उनके बीच के संबंध को मांग के सिद्धांत के रूप में दिखाया जाता है। फिर एक प्रश्न है, मांग का नियम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में क्या संबंध बताता है? तो विपरीत संबंध बताता है। विपरीत संबंध, देखो, मांग का नियम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में क्या संबंध बताता है? विपरीत संबंध बताता है। कैसे? कीमत बढ़ती गई तो वस्तु की मात्रा घटती जाएगी, कीमत घट गई किसी वस्तु की तो वस्तु की मात्रा हम बढ़ा देंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे। मार्केट में गए, 20 रुपये किलो सेब है तो 5 किलो सेब खरीद लिए, 100 रुपये किलो सेब है तो 1 किलो सेब खरीदें। तो ये विपरीत संबंध पाया जाता है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, विपरीत संबंध। अगला, मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब उस वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है। तो मांग के नियम में कब कब परिवर्तन होता है उसके बारे में भी चर्चा पहले ही कर चुके। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति के इनकम में बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पे किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब उस वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है।
जैसे हम मांग के नियम की क्रियाशीलता कह सकते हैं, या इंग्लिश में कॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, जैसे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम होता है, आय का प्रभाव होता है, उपभोक्ता की कुल खर्च योग्य आय को वास्तविक आय कहते हैं, वास्तविक आय और वस्तु की कीमतों में विपरीत ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यदि वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वास्तविक आय कम हो जाती है, यदि कीमतें कम हो जाती हैं तो वास्तविक आय बढ़ जाती हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब उस वस्तु की कीमत परिवर्तित होती जाती है। तो किसी वस्तु के डिमांड में कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। कीमत किसी वस्तु की बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, जो कि मांग का नियम भी है। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन से भी असर पड़ता है मांग के नियम पर। जब किसी स्थान विशेष पे कोई क्रेताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। ये बातें इसमें सत्य हैं, क्योंकि जैसे पिछला जो एग्जांपल दिया कि 20 रुपये किलो सेब है तो हम 5 किलो सेब खरीद लिए, 100 रुपये किलो सेब है तो हम 1 ही किलो सेब खरीदें। तो वहाँ पर वो जो सेब है उसकी हम गुण को देख रहे हैं, उसके क्वालिटी को देख रहे हैं। अगर 20 रुपये किलो वाला सेब है, कीमत भले कम है लेकिन उसकी क्वालिटी भी घटिया होगी। 100 रुपये किलो वाला सेब है, वो महंगा भले है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो मांग का नियम काम करता है तो किसी वस्तु और उस वस्तु की कीमत के बीच में गुणात्मक संबंध को दिखाता है, यानी कि क्वालिटेटिव रिलेशन को दिखाता है, न कि मात्रात्मक संबंध को, यानी कि क्वांटिटेटिव रिलेशन को नहीं दिखाता है बल्कि क्वालिटेटिव रिलेशन को दिखाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ये सही हो जाएगा। अगला, मांग का नियम लागू नहीं होता, तो इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे अपवाद हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, उपभोक्ता की आय बदल जाती है, रुचि बदल जाती है, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। उपरोक्त सभी मांग का नियम लागू नहीं होता है यदि अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। रुचि बदल जाती है तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम लागू होता है यदि अन्य परिस्थितियां समान न हैं। अन्य परिस्थितियां मतलब कि अन्य वस्तुओं की कीमत बदले या न बदले, उपभोक्ता की आय बदले या न बदले, रुचि बदले या न बदले, लेकिन किसी वस्तु की मांग जो है वो बराबर बनी हुई है और मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जा रहा है, तो वही मांग का नियम होता है। अगला प्रश्न जो कि 2020 में पूछा गया था, सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तब उसकी मांग बढ़ जाता है। गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जिसकी मांग कीमत घटने से घटती है। इसके बारे में पहले ही चर्चा करें कि अगर कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपये कमा रहा है, तो वो यानी कम इनकम वाला मान लीजिए है, तो वो मोटे अनाज खाएगा, मिट्टी का तेल का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 50,000 रुपये हो गई है तो मिट्टी का तेल का प्रयोग नहीं करेगा, वो इन्वर्टर का प्रयोग करेगा, अच्छी लाइटें लगा लेगा, LED लाइटें लगा लेगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। तो यहाँ पर इनकम बढ़ने से किसी लो क्वालिटी वाले गुड्स का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो उसी को गिफिन वस्तु कहते हैं। यानी गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं या वे घटिया वस्तुएं या वे निम्न स्तरीय वस्तुएं जिसकी डिमांड किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर कम हो जाती है, और जिसकी डिमांड बढ़ जाती है जब किसी व्यक्ति की इनकम कम होती है, उसी को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। अगला, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में गिरावट आती जाती है, कमी होती जाती है, जो कि गिफिन का नियम भी है और 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की आशंका होने पर वर्तमान में उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं। इसके बारे में भी चर्चा किए थे। जब उपभोक्ता की आय गिरती है यानी कम होती है, तो घटिया वस्तु की कीमत मांग जो है वो बढ़ जाती है, तो वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाईं ओर खिसकता जाता है। यानी दाईं ओर खिसकने का ये मतलब है कि वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। यदि एक वस्तु है X, यदि वस्तु X की कीमत गिरने से वस्तु Y की मांग बढ़ती है,
तो दोनों वस्तुएं हैं क्या हैं, दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब किसी एक वस्तु की कीमत गिरती है तो दूसरी की मांग बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि चाय और कॉफ़ी है, पता लगा कि देश में चाय की जो प्राइस है, जो मूल्य है वो बढ़ गया। अभी जो चाय 50 रुपये की मिलती थी वो चाय मान लीजिए 100 रुपये की मिल गई, उसका मूल्य बढ़ गया। तो हम चाय पीना बंद कर देंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो उसी को बोलते हैं पूरक वस्तुएं, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु Y की कीमत में वृद्धि से वस्तु X की मांग बढ़ती है, यदि वस्तु Y की कीमत में वृद्धि से वस्तु X की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुओं के बीच यह संबंध प्रतिस्थापी संबंध पाया जाता है। जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन से ही संबंधित यह क्वेश्चन है। अगर वस्तु पूछ ले तो पूरक वस्तु बोलेंगे उसको, और कौन सा संबंध पाया जाता है तो प्रतिस्थापी संबंध पाया जाता है, क्योंकि हम अपनी जो इच्छा है, अपनी जो डिमांड है उसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं, चाय से अपने आप को कॉफ़ी पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसी को प्रतिस्थापी कह सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का वर्णन हो। यानी एक वस्तु की मांग के बारे में कोई वक्तव्य कब पूरा माना जाएगा। वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ एनी गुड, इसको कब तक फुलफिलमेंट माना जाएगा, जब वस्तु की कीमत पता हो, वस्तु की मात्रा पता हो और समय अवधि पता हो। यानी कि ये सभी चीज़ें जब काउंट होती हैं तो हमें वस्तु की मांग की परिभाषा बनाने में आसानी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह चैप्टर जो मांग तथा मांग का नियम है, इसमें बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, वक्र हैं, कर्व्स हैं, जिसके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।